गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब चूँकि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित होने वाली है, तो इस बचे हुए अंतिम समय में और परीक्षा हॉल में जब आप जाएंगे तो परीक्षा के दौरान आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको टिप्स दूंगा। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे कि परीक्षा के दौरान या परीक्षा से कुछ समय पहले आप बिल्कुल ही नर्वस ना हो। अपने टेम्परामेंट को आप कूल रखें, काम रखें। फियर साइकोसिस नहीं होने तो परीक्षा का भय आप पर नहीं होना चाहिए। अधिकांश स्थितियों में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो परीक्षा के पहले बिल्कुल परीक्षा से डर जाते हैं और उन पर एक तरह का फियर साइकोसिस हावी हो जाता है। तो नॉलेज होते हुए भी, ज्ञान होते हुए परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यह सुझाव है आपको कि परीक्षा के कुछ दिनों पहले और जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो नर्व कंट्रोल रखें, नर्वस नहीं हो। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास कितना नॉलेज है ये मायने नहीं रखता है, आप कैसे उसको परफॉर्म किए एग्जामिनेशन के दौरान, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वही आपके सफलता का आधार बनाता है। दूसरा, हाँ, और इसमें एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि फॉर्चून्स फेवर द ब्रेव। अंग्रेजी में कहावत है कि फॉर्चून्स फेवर द ब्रेव, मतलब किस्मत बहादुरों का साथ देती है। जो डरपोक होंगे, जो डर जाएंगे, वो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण टिप है वो ये है कि जो अब तक आपने पढ़ा है बस उसी को बार बार उसी का रिवीजन करें, कुछ भी नया पढ़ने से बचें। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। कोई भी परीक्षा होता है उसमें आपको ऐसा नहीं है कि असीमित समय है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। जो पहला पेपर है वो भी आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सेकंड पेपर है उसमें भी 2 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना होगा। समय को कैसे हम मैनेज करें और 2 घंटा में अपने प्रश्न पत्र को पूरी तरह से अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। इसके लिए जो विगत वर्षों में, जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो क्वेश्चंस आए हैं उसका प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आपको झारखंड के लिए, जो सेकंड पेपर झारखंड के लिए है, इसके लिए डॉक्टर मनीष रंजन का, वो एक IAS हैं, काफ़ी काबिल आदमी हैं, तो डॉक्टर मनीष रंजन का 7000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है, उसको सॉल्व करें। और इस बात का ध्यान रहे कि 2 घंटा में 100 प्रश्नों का हल कर लेना है। एक और महत्वपूर्ण टिप यह है कि 5 से 10% क्वेश्चन, 5 to 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बड़ा अजीबोगरीब होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग क्वेश्चंस। इसके लिए परेशान नहीं होना है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम नहीं भी दे पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन है उसका जो सर्कल है उसको ज़रूर घेर देना है, उसमें कोई भी कोताही नहीं करना है, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर हम उसको सॉल्व करके आ रहे हैं, उसको घेर के आ रहे हैं, तो चांस बनता है कि कुछ क्वेश्चंस तो उसमें सही हो जाएंगे। तो फ्लाइंग क्वेश्चंस 5 से 10% पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 100% प्रश्नों का उत्तर देके कोई आदमी इसमें पास नहीं करता है, कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, PT का एग्जामिनेशन है, 100% किसी से नहीं होगा, ये मान के चलते हैं। और होगा भी तो रेयर होगा, 1-2 से हो सकता है, कुछों से हो सकता है, सबसे नहीं होगा। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो है कि परीक्षा के दौरान जो OMR सीट आपको मिलेगा उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको ठीक से भरिए, रोल नंबर ठीक से भरिए, जो कोड है उसको ठीक से भरिए। अन्यथा JPSC में क्या होता है, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो आंसर सीट है वही रिजेक्ट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वो ठीक से नहीं भरते हैं और सब कुछ कंप्यूटराइज है। इसलिए पूरा समय दे करके उसमें कोई भी कमी नहीं करना है, पर्याप्त समय दे करके और बिल्कुल कॉन्शसली, बिल्कुल ही चेष्टापूर्वक सचेत होकर के, बिल्कुल ही सजग होकर के
उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भरें और एक बार नहीं उसको बार बार देख लें, 2 बार 4 बार देख लें कि हमने सारा सही इन्फॉर्मेशन दिया है या नहीं दिया है। अब जब आपके पास परीक्षा हॉल में प्रश्न आते हैं, जब क्वेश्चन मिलता है और आंसर शीट मिलता है, तो आंसर शीट तो कंप्यूटराइज होता है, उसमें आपको सर्कल को घेरना है, उसको ब्लैक करना है या उसको काला कीजिए, ब्लू कीजिए, मतलब उसको भर देना है। तो सर्कल को जब भरने जाते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, जब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो जिन प्रश्नों का उत्तर आप 100% श्योर है कि निश्चित है कि ये इसका यही उत्तर होगा, सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर दें। और ध्यान रहे कि जो प्रश्न पत्र है और जो आपका आंसर शीट है उस पर जो सीरीज है, क्रम है, वो आगे पीछे नहीं हो। कभी कभी क्या होता है कि हम 15 नंबर का क्वेश्चन है और उसका आंसर हम 17 नंबर पर दे दिए, 16 नंबर पर दे दिए। नहीं, 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर शीट पर 15 नंबर पर ही जाना चाहिए, उसी को घेरिए। नहीं तो एक बार अगर क्रम टूटेगा, एक बार अगर सीरीज ब्रेक हुआ तो पता चलेगा आप सारा आंसर आपका गलत हो गया। तो सबसे पहले है कि जिस प्रश्न का उत्तर आप 100% अश्योर्ड हैं, श्योर हैं कि यही उत्तर होगा, उसको आप सबसे पहले सॉल्व करें। इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको लग रहा है कि आप इनको पढ़े हैं, मगर आप उसका सही उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन थ्योरी पर जाते हैं। जो उसका गलत उत्तर होगा सबसे पहले उसको एलिमिनेट करना शुरू कीजिए, उसको अलग कीजिए, हटाइए। और ऐसा कीजिएगा तो आप निश्चित तौर पर उसके सही उत्तर तक पहुंच जाइएगा। 3 विकल्प आपका हट जाएगा तो चौथा विकल्प जो बचेगा वही उसका सही उत्तर होगा। तो एलिमिनेशन का जो कंसेप्ट है, जो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें एलिमिनेशन का कंसेप्ट बहुत ही मायने रखता है और आपके सही उत्तर तक पहुंचने में आपको मदद पहुंचाता है। फिर क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके 4 विकल्प में से आप 2 विकल्प आपको मालूम है कि ये गलत है, लेकिन जो शेष 2 विकल्प बचा हुआ है उसके बारे में आपको लग रहा है कि 2 विकल्प में से ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में थोड़ा आप अपने दिमाग को लॉजिकली उसको इंटरप्रेट करने का प्रयास करें, उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की ओर जाएं, उसके रैशनल तार्किक उसके व्याख्या की ओर जाएं और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और रैशनल होकर के उसके आंसर को करने का प्रयास करें। अब हमने पहले बताया कि चूँकि पीटी के एग्जामिनेशन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQ पेपर में 100 होंगे, पेपर 1 में और पेपर 2 में भी 100 होंगे। और चूँकि कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए किसी भी प्रश्न का कोई भी प्रश्न है, सभी प्रश्नों का आप उत्तर दें। मतलब जितने भी प्रश्न हैं उसके 4 विकल्प में से अगर मान लीजिए कि आपको किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो वाइल्ड गेस कर दीजिए, उसमें आपको सोचने का कुछ रह नहीं जाता है तो उसके वाइल्ड गेस की ओर जाइए, लेकिन घेर जरूर दीजिए उसमें से कोई ना कोई। ऐसा कीजिएगा तो चांस बनता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल उसको ब्लैंक छोड़ करके आ रहे हैं, खाली छोड़ के आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आपका तो कोई उसमें नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर ऐसे 5 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं जिसके उत्तर के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल आप उसमें ब्लैंक हैं, बिल्कुल उसमें आप वाइल्ड गेस करके उसके किसी भी ऑप्शन पर को घेर दीजिए। तो और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डिसेप्टिव होते हैं। डिसेप्टिव मतलब जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अब क्या होगा कि जब आप प्रश्न में जैसे 1 नंबर प्रश्न हुआ, आप 5वां 6ठा नंबर पर पहुंचेंगे तो कोई ऐसा प्रश्न आएगा जो आपको उलझा देगा, आपको एंटेंगल करेगा। आप परेशान मत होइए, आपको एंटेंगल करेगा, आपके समय को बर्बाद करने का प्रयास करेगा। ऐसे प्रश्न को आप स्किप करें, उस समय उसको छोड़ करके आगे के प्रश्न के उत्तर पर बढ़ जाएं। और जब अंत में आप सारे प्रश्न का उत्तर कर लिए तो अंत में जो ऐसे डिसेप्टिव क्वेश्चंस हैं, जो छल करने वाले प्रश्न हैं, उस पर आवें और फिर सोच करके अगर कुछ उसके बारे में आपको कहीं से कोई दिमाग में कोई इंडिकेशन मिल रहा है, कोई आपको लग रहा है कि ये चीज़ होना चाहिए, तो उसको घेर दें। और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो फिर ब्लाइंड होकर के किसी भी ऑप्शन को आप घेर दें, मगर सारे प्रश्नों का उत्तर दे के आएंगे, कोई भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में कि जो टाइम मैनेजमेंट है, आप समय पर नज़र रखेंगे और प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, और प्रश्नों का उत्तर देते समय एक बात और ध्यान में रखिएगा
कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको उस समय निश्चित है उसको वहाँ पर घेरते जाइए। बाद में क्या होता है कि अंतिम समय में पता चला कि आप सबको टिक करके कि इसका ये उत्तर होगा, आप बढ़ गए हैं, मगर अंत में क्या हो रहा है कि बेल बज गया और आप उसको घेर नहीं पाए, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाए। मतलब उसको वहाँ पर आप जो OMR शीट है उस पर उसके जो सर्कल दिया हुआ है उसको आप डार्क नहीं कर पाए। तो जिस समय जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसी समय उसके प्रश्न के उत्तर को आप डार्क करते चलिए और घेरते चलिए उसके सर्कल को। तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम सारे प्रश्नों का उत्तर जान रहे हैं लेकिन पता चला कि हम समय पर ध्यान नहीं दिए और बेल बज गया और पता चला कि हम कुछ प्रश्नों का उत्तर जो बिल्कुल ही 100% श्योर थे उसको हम लोग घेर नहीं पाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आप अपने आप पर विश्वास रखिएगा कि आप जो जानते हैं वो सही है, और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वही आपको सक्सेस की ओर आपको अग्रसर करेगा, आपको उधर सक्सेस के रास्ते पर आपको ले जाएगा। तो ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है ये। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और परीक्षा के दौरान घबराइएगा नहीं, नर्वस मत होइएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक दो प्रश्न देखे उसका उत्तर नहीं जान रहे हैं, नर्वस हो गए, पता चल रहा है कि बाकी सब प्रश्नों का उत्तर हम जान रहे हैं, लेकिन वहीं से नर्वस सिंड्रोम काम करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या होगा, जो जान रहे हैं वो भी पता चलेगा कि आप कंफ्यूज हो गए। तो बार बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं, आपने परिश्रम किया है, आपने हार्डवर्क किया है, आपके अंदर एबिलिटी है, तो आपको सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा हॉल में आप परफॉर्म कीजिए, क्योंकि आप पहले से क्या नॉलेज रख रहे हैं ये मायने रखता है। उस दिन का प्रदर्शन, वो जो डे होगा आपके लिए, वो बहुत ही आपके लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उस दिन का प्रदर्शन आपके पूरे कैरियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन होगा। तो इन बातों के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ JPSC। और फिर हम लोग आगे मुख्य परीक्षा की तैयारी के बारे में बात करेंगे जब इस परीक्षा को हम लोग दे लेंगे। थैंक यू।